हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। मतलब ये क्या होता है? ट्राइब्स कौन से लोग होते हैं? एक तरह से कुछ आदिवासी लोग, जैसे हम आज कहते हैं ना शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। तो उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या होते हैं? अनुसूचित जनजाति, जो अलग अलग जनजाति के लोग होते हैं। जनजाति क्या होती है? लोगों के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल पहले लोग रहते थे उनसे थोड़ा हटके था। नॉर्मल लोग और उनमें क्या अंतर है? वो भी अब नॉर्मल नहीं है, वो भी नॉर्मल ही है उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग। बट द थिंग इज़ कि पहले जो सोसाइटी होती थी ना, कुछ लोग होते थे जो शहर वाले इलाके में रहते थे, जो कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते थे, जो कि ज़्यादा प्रकृति से जुड़े नहीं थे, ठीक है। एक तो वो लोग हो गए, और दूसरे लोग जो पूरे प्रकृति से जुड़े हुए थे, जिनका कल्चर थोड़ा अलग था, ठीक है, जिनका बेसिस ही प्रकृति थी और उन्हीं से लेते थे नेचर से सब कुछ, और नेचर में ही रहते थे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ट्राइब्स थी, यानी कि उन्हें जनजाति कहा जाता है, जहाँ पे जो लोग हैं उनके ग्रुप्स रहते थे एक साथ। और नोमैड्स मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, वो कहीं एक जगह रुकते नहीं थे। और साथ में हम पढ़ने वाले सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बारे में भी, यानी कि जो एक जगह रुकते थे, इनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। लाइक कि कौन सी जनजातीज थी, उनमें से कौन कौन विजिट करता था एक जगह से दूसरी जगह, और जो लोग एक ही जगह रहते थे उनके साथ उनके क्या रिलेशन थे, ठीक है। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। द थिंग इज़ कि आपने 2, 3, 4 चैप्टर में आराम से पढ़ा है कि क्या क्या कैसे कैसे जो राज्य थे वो बढ़े, ठीक है। उसके बाद कैसे वो डेक्लाइन हुए, ठीक है। आपने सब पढ़ा है कि कैसे उठे और कैसे गिरे, ठीक है। इवन एज दिस वॉज हैपनिंग, मतलब ये सब चल रहा था उस टाइम पे, नई आर्ट क्राफ्ट प्रोडक्शन ये सब भी साथ में फ्लरिश हो रही थी, यानी कि बढ़ रही थी, नई कलाएं लोगों की, ठीक है। तो हर टाउन में, विलेज में अपने खुद के कल्चर होते थे, ठीक है, अपने खुद के डिज़ाइंस होते थे, सबके अपने खुद के ट्रेडिशंस होते थे। सेंचुरीज तक, यानी कि काफ़ी सेंचुरीज तक, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, ठीक है, सबका अपना अपना प्लेस था, सबकी अपनी अपनी जगह थी, ठीक है। जो सोशल चेंज हुए थे, जो डेवलपमेंट्स हुए थे, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हुए थे। ये नहीं था कि हर जगह सेम इम्पैक्ट पड़ रहा हो। मतलब अगर मुगल यहाँ पे ज़्यादा है, मुगलों का शासन किसी ए जगह पे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं था कि बी पे भी सेम ही होगा। तो क्या था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग जो राजा थे वो रूल करते थे, ठीक है। तो वो अलग अलग तरीके से रूल करते थे। आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा, मतलब 6th में या फिर लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा होगा। अशोका के बारे में पढ़ा था आपने कि मतलब वो कुछ एरियाज़ को कैसे रूल करता था, डायरेक्टली रूल करता था, ठीक है। कुछ एरियाज़ को फ्री छोड़ देता था, कुछ एरियाज़ के लोगों को उसके दरबार को अटेंड करना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसे जो चेंजेस थे सबके लिए इक्वल नहीं थे, अलग अलग थे, ठीक है। इससे ही क्या हुआ कि कुछ इंपॉर्टेंट कुछ समझ आई, कुछ डिफरेंसेस आए। तो वही हम समझने वाले कि कैसे कुछ डिफरेंट चेंजेस आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। ट्राइबल डांस, संथाल पेंटेड स्क्रोल, ये क्या है? यहाँ पे ट्राइबल डांस कर रहे हैं लोग, ठीक है। संथाल की पेंटिंग्स है। अब ये संथाल लोग कौन है? अभी तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही अजीब ही नाम ले लिया मैंने, ठीक है, लेकिन अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि संथाल एक जनजाति थी, ठीक है। देखते हैं हम क्या। सब कॉन्टिनेंट के बड़े पार्टों में क्या था कि सोसाइटी डिवाइडेड थी। किस तरह से डिवाइडेड थी? वर्णा के नाम पे, वर्णा के रूल में। 4 वर्ण थे ना, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पहले भी 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण किस लिए? जो लोग पूजा पाठ करते थे। क्षत्रिय जो लोग राजा महाराजा होते थे या फिर योद्धा वगैरह होते थे वो लोग। वैश्य यानी कि जो मर्चेंट्स थे, यानी कि जो व्यापारी थे वो। उसके बाद शूद्र जो कि छोटे काम करते थे, जिन्हें माना जाता था छोटे काम, करते नहीं थे छोटे काम, बट उन कामों को छोटा आंका जाता था उस समय सोसाइटी में। जैसे कभी साफ सफाई करने वाले लोग हो गए या कुम्हार वगैरह लोग हो गए, ऐसे लोगों को शूद्र में लाया जाता था, ठीक है। अब तो हमारी सोसाइटी चेंज हो गई है, अब क्या है, हर काम इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी ऑब्वियसली हर काम इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। लेकिन पहले ऐसी मान्यता थी कि ये जो 4th वाले लोग हैं वो इन तीनों का काम करने के लिए, इन तीनों की सेवा करने के लिए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। अब जैसे मैंने ये लाइंस बनाई हैं, मैंने चारों को एक ही लाइन पे बनाया ना, मतलब स्ट्रेट बनाया, बट ये एक्चुअली में देखा जाए तो ऐसे होता था। लाइक इसका मतलब क्या है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे, फिर क्षत्रिय, फिर मर्चेंट जो व्यापारी होते थे, और उसके बाद कौन? जो शूद्र लोग माने जाते थे। ऐसी थी ये सोसाइटी। तो इसलिए कुछ लोग उसे एक्सेप्ट करते थे, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो ये खासकर कौन था? ये ब्राह्मण लोगों ने स्टार्ट करी थी ये सारी परंपरा, और जो राजा महाराजा थे उन्होंने उसे एक्सेप्ट भी करा था। ये डिफरेंसेस लाता है किसके बीच में? बड़े और छोटों के बीच में, अमीर गरीब के बीच में, ये बढ़ाता है। दिल्ली सुल्तान की अगर बात करें, जो मुगल्स के अंडर थी, ये जो हायरार्की थी, यानी कि जो ऊपर नीचे वाला ये था कि ये बड़ा है ये छोटा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए थे उस टाइम, ठीक है।
बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज, यानी कि बड़े शहरों से हटके, बड़े शहरों में तो ये ब्राह्मणों के ने चला दिया वर्णा सिस्टम, ठीक है, इनसे हटके ट्राइबल सोसाइटीज कैसी थी? ट्राइबल सोसाइटी एक तरह से मान लो वो ग्रुप थे जहाँ पे ऐसे डिफरेंसेस बहुत ही कम मिलते थे। बहुत ही कम कैसे थे डिफरेंसेस, चलिए देखते हैं, ठीक है। बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी थी सब कॉन्टिनेंट में जो कि जो सोशल रूल्स हैं या फिर जो रिचुअल्स हैं जो कि ब्राह्मणों ने बताए हैं उन्हें नहीं मानते थे, यानी कि पर्टिकुलर ब्राह्मणों वाले नहीं मानते थे। वो इतने डिवाइडेड नहीं थे अनइक्वल क्लासेस में, यानी कि इतना बटे हुए नहीं थे कि जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, ठीक है। इन सोसाइटीज़ को ट्राइब्स कहा गया, यानी कि जनजाति कहा गया, ठीक है। यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि ज़्यादा ये वर्ण सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं थे, ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंसेस नहीं थे, अनइक्वल क्लासेस नहीं थी, ठीक है। ये हर ट्राइब के जो मेंबर होते थे उनके बीच में किनशिप बॉन्ड होता था। किनशिप बॉन्ड मतलब कि कुछ ना कुछ ब्लड रिलेशन या फिर रिश्तेदारों का रिलेशन या फिर सेम कल्चर का रिलेशन, कुछ ना कुछ इनमें ऐसा संबंध ज़रूर होता था जिससे वो एक दूसरे से जुड़े रहते थे। इनके एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करते थे? एग्रीकल्चर पे भी करते थे। और कुछ क्या करते थे? हंटर गैदरर्स होते थे। हंटर गैदरर्स मतलब इकट्ठा करके खाना, जो भी मिला उसे तोड़ लिया खा लिया। उसके अलावा कुछ हर्डर्स होते थे। हर्डर्स मतलब जो पशुपालक होते हैं, जो जानवरों को अपने पास रखते हैं, पालते हैं, उनसे जो चीज़ें मिलती हैं उन्हें बेचते हैं या फिर वही डायरेक्ट खा लेते हैं, ठीक है। इनका इससे ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव था कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल कर सकें, लाइक वो उगाएं भी, काटे भी, खिलाएं भी, और फिर उन्हें मैन्योर किससे मिलेगा? जो जानवरों का उनका जो वेस्ट होता है उससे उन्हें मैन्योर भी मिलेगा, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को हर तरीके से वो यूज़ कर सके, उन्हें दे भी और उनसे ले भी, ठीक है। तो उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती थी। कुछ ट्राइब्स क्या होती थी? नोमैडिक होती। नोमैडिक मतलब जो एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव करती रहती थी, ठीक है। इसके अलावा उनकी खुद की ज़मीन होती थी कुछ लोगों की, ठीक है। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पास्चर्स जॉइंटली, यानी कि वो ज़मीन पे भी कंट्रोल रखते थे और पास्चर्स यानी कि पशुओं के ग्रुप्स पे भी, यानी कि भेड़ों पे या फिर ऐसे ही जानवरों के ग्रुप्स पे भी कंट्रोल रखते थे। खासकर चारागाह। चारागाह क्या होता है? यानी कि एक ऐसी लैंड जहाँ पे उन्हें चराया जा सके, कि नहीं, जानवरों को चराया जा सके, तो उन पर उनका अधिकार भी होता था, ठीक है। वो उनके हाउस होल्ड में और उनके जो राजा थे उनके अपने जो रूल्स थे उनके अकॉर्डिंग वो उसे रूल करते थे और पूरी ज़िंदगी अपनी मतलब उन्हीं ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चलाते थे। अब देखो, कुछ बड़े जो ट्राइब्स हैं वो अलग अलग पार्ट में आपको सब कॉन्टिनेंट के मिलेंगे, यानी कि सब एक ही जगह नहीं, अलग अलग पार्ट पे बहुत सारे बड़े बड़े ट्राइब्स मिलेंगे। ज़्यादातर ये कहाँ हम लोग रहते हैं? जंगल के आसपास रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, और या फिर ऐसे पैलेसेस में जहाँ पे ऐसे प्लेसेस में जहाँ पे उन लोगों का, सामान्य लोगों का पहुंचना बहुत कठिन है, मुश्किल है, ठीक है। रेगिस्तान, जंगल, पहाड़ ऐसे इलाकों में ये लोग रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्हें कभी कभी क्लैश हो जाता था इनका कास्ट बेस्ड सोसाइटी से, यानी कि कभी कभी ये शहरों के साथ भी इन्वॉल्व होते थे, इन्हें फेस करना पड़ता था शहरों को भी। क्यों? क्योंकि देखो, ये कभी कभी ये व्यापारी भी होते थे। लाइक मान लो इन्होंने जानवर पाले, ठीक है, जानवर का जितना भी उनसे दूध मिलता है, मतलब जो भी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो खुद तो यूज़ कर लेंगे, चलो इनकी कम्युनिटी ने यूज़ कर लिया। अब इनके ये इतने सारे जानवर रखते थे तो इन्हें मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी तो होगा, वो एक्स्ट्रा क्या करते थे? ये बाजारों में जाके बेचते थे। तो बाजार कैसे हैं? बाजार तो बेस है उस ब्राह्मण वाली सोसाइटी पे, जहाँ पे वर्ण है, यानी कि ये मतलब इन्हें अपना सामान जाके शहरों में बेचना पड़ता था। और शहर किस पे बेसिस है? इस ब्राह्मण वाली सोसाइटी पे, कि पहले ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वो है वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं, ठीक है। तो कभी कभी इन कास्ट लेस सोसाइटी का किससे लिंक हो जाता था? कास्ट बेस्ड सोसाइटी से। तो कैसे ये डील करते थे उस वक्त, हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कैसे इनके साथ जुड़ने के साथ भी इन्होंने अपना खुद का कल्चर प्रिजर्व रखा, अपने आप के कल्चर को फिर भी बचा के रखा, ये हम देखने वाले हैं। कुछ ने बचा के रखा था, ठीक है। लेकिन जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ थी, ठीक है, कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटी ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, इनके बीच में रिलेशंस थे, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, कभी कभी डिपेंडेंस हो जाती थी, तो दोनों ही एक दूसरे के अफेक्ट में आके थोड़े थोड़े चेंज हुए थे। अब हु वर द ट्राइबल पीपल? ये ट्राइबल पीपल थे कौन? देखो, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस जो है, यानी कि उस समय के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत इनके बारे में लिखा है, ठीक है। वैसे तो ये जो ट्राइबल लोग होते हैं वो अपने बारे में रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत मतलब गलती से कह दो या फिर अब एक्सेप्शन होता है कि जो चीज़ नॉर्मल से हटके हो। नॉर्मली इनके बारे में नहीं मिलता है, लेकिन एक आध कोई है लिखा हुआ चीज़ें, ठीक है, वो अलग बात है। तो ये लोग लिखते नहीं थे, लेकिन इनके ओरल रिच कस्टम्स बहुत ज़्यादा थे। ओरल ट्रेडिशन मतलब जो मोरल नहीं हो, यानी कि ऐसा कुछ नहीं था कि लिखा हो तभी मानेंगे। जैसे हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, वो लिखा हुआ है और लोग उसे मानते हैं, ये ओरल नहीं है, रिटर्न है।
ओरल क्या होता है, मान लो बड़े जनों ने कुछ कहा कि ये करना है और हमारी ओरल ड्यूटी बनती है कि हम बड़ों की बात माने, ठीक है। ये जो ओरल ड्यूटी है ना, जो कहीं लिखी नहीं है लेकिन हम मानते हैं, ऐसे ओरल ट्रेडिशन के बहुत सारे थे और रिच कस्टम्स, इनकी परंपराएं भी बहुत सारी थी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हर जनरेशन से जनरेशन ऐसे ही ये कस्टम परंपराएं नीचे तक चलती आती थी। आज के हिस्टोरियंस की बात करें तो उन्होंने ट्राइबल हिस्ट्रीज काफ़ी लिखना शुरू करा है, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों के, इन्हीं ओरल बेस के, इस ओरल ट्रेडिशंस के बेसिस पे ये लोग लिखते हैं। ट्राइबल पीपल्स की अगर बात करें, वो ज़्यादातर हर ही एरिया में मिलेंगे आपको, हर रीजन में मिलेंगे, कहीं कोई ना कोई, कुछ एरियाज़ में कुछ उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कुछ में कम है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे सबकी अलग है। कुछ पावरफुल हैं, जैसे कि कुछ टेरिटरीज हैं, पंजाब में अगर बात करोगे तो खोखर की, अभी मैं पूरा मैप में आपको दिखाऊंगी, ठीक है, जो 13-14 सेंचुरी के दौरान काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। उसके बाद गख्खर आए जो इम्पोर्टेंट बने, ठीक है। इनका जो चीफ था, किनका, गख्खर्स का जो चीफ था कमल खान, ये बाद में अकबर के एम्परर का मनसबदार बन गया था। आपने मुगलों वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, मनसबदार कौन होते थे, यानी कि उन्हें कुछ मनसब दे दिए जाते थे, कुछ रैंक दे दी जाती थी, फिर वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, रूल रेगुलेशंस देखते थे, ठीक है, एक तरह से ऑफिसर होते थे मुगल एम्पायर में। तो बाद में ये मनसब बन गया, तो कौन, गख्खर जो ट्राइब थी उसका जो शासक जो था, यानी कि चीफ था, सरदार था कौन, कमल खान, वो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुल्तान और सिंध में और कौन सी जनजाति थी, लांगास, आरगुम्स, ये सब डोमिनेट करती थी। इसके अलावा बलूचीज में और बड़े बड़े ग्रुप थे, ठीक है। क्या था, बलूचीज वो जो बलूचीज थे वो अलग ग्रुप है नॉर्थ वेस्ट में, वो भी पॉपुलर है, काफ़ी पावरफुल हुए थे। ये डिवाइडेड थे बहुत सारे स्मॉलर क्लान्स में। क्लान्स क्या होते हैं, क्लान्स एक तरह से होते हैं कि जो जनरेशन बेस्ड इनके लिंकेज होते हैं, बार बार हम समझेंगे बाद में जब हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। तो क्लान्स एक तरह से होता है जनरेशन बेस्ड, जो है थोड़े से ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं ट्राइब के अंदर ही। ट्राइब एक ही है, ठीक है, लेकिन जो इनके क्लान्स हैं वो थोड़े बहुत सारे क्लान्स होते हैं ट्राइब के अंदर, ठीक है, कि एक आदमी के एक अपनी फैमिली, दूसरे आदमी की एक अपनी फैमिली, तीसरे की एक अपनी फैमिली, चौथे की एक अपनी फैमिली, लेकिन इनके कल्चर या फिर इन सब के जो एंसेस्टर्स हैं वो सब एक हो जाते हैं, तब वो एक क्लान बन जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं और क्या दे रखा है उन्होंने, औरों के बारे में बता रखा है कैसे कि हिमालय में कुछ लोग रहते थे, गद्दीज, ठीक है। गद्दी के अलावा और कौन है सब कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ ईस्टर्न में जो लोग रहते थे, नागा, अहोम, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ट्राइब है, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट में आपको आज भी देखने को मिलेंगी, नॉर्थ ईस्ट में। पूरा हम देख लेते हैं ये डीपली, ठीक है, क्योंकि कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन और आगे तक आपको देखना भी है। देखो, गख्खर है, खोखर हैं, झंझुस हैं, लंगास हैं, अरगुन्स हैं, बलूचीज़ हैं, ठीक है। बट गख्खर और खोखर का नाम उसमें भी है तो याद रखना, ठीक है। कोलीज देखो, जातिवास देखो, समाज देखो, भील्स देखो, यहाँ पे हैं गोंड्स, बैगास, गोंडवाना, खोन्स, चेरोज, ओरनस, सुल्तान्स, ठीक है, कोच। इसके अलावा कौन कौन से देखते हैं, नीचे देखो, यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हैं ये बेरड्स, कोराग्स, कटकरीज, कोयास, खोंडास, बेटगास, वेतरास, मारवास। आप पढ़ने किन किन के बारे में हो, स्पेशली अहोम के बारे में पढ़ोगे एक तो, ठीक है, यहाँ पे जो अहोम है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ोगे। नागाज बहुत पॉपुलर हैं, आगे तक आपको मिलेंगे, ठीक है। चेरोज के बारे में पढ़ोगे, ठीक। तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको थोड़ा रफ मैप देखूँ तो यहाँ पे आज का मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ गुजरात आ गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश इनसे जॉइंट है, यहाँ थोड़ा सा राजस्थान वाला एरिया है यहाँ पे, ठीक है, राजस्थान ऊपर, पंजाब वगैरह, यहाँ पंजाब है। देखो यहाँ सिंधु नदी वाला है ना एरिया, यहाँ पे पंजाब वाला एरिया भी ज्वाइन करता है, ठीक है। कश्मीर आ जाएगा फिर इसके ऊपर, यहाँ पे थोड़ा महाराष्ट्र वाला इलाका है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, राजस्थान वगैरह, ये सब जो स्टेट हैं और ये जातिज हैं, हम आज के स्टेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टेट में काफ़ी सारी जातिज बट जाती हैं। लेकिन पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जो जातिज थी वो फ्री रहती थी, क्योंकि स्टेट तो डिवाइडेड नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या मिलेगा, ये पुराना मैप है, जब ना स्टेट है इसमें, ना कंट्रीज डिवाइडेड है। पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान का इलाका भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। नेपाल और चाइना वाली भी बाउंड्री इसमें नहीं है, सिर्फ नदियों का मैप है ये, और ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम डीपली आगे तक पढ़ते रहेंगे इसको। तो फिर उन्होंने कहा है कि बिहार और झारखंड की अगर हम बात करें तो जो चीफ हैं वहाँ के जो चेरोज लोग हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हुए। जो राजा मान सिंह थे, जो आपके अकबर के फेमस जनरल थे, राजा मान सिंह आपने देखा भी होगा, जो अकबर में भी था मेंशन, उसने चेरोज को अटैक किया था और उन्हें हरा दिया था 1591 में। लेकिन क्या हुआ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम दैम, उनमें उनकी काफ़ी सारे धन संपदा ये सब उनसे ले लिया गया था, लेकिन वो पूरे नहीं हरा पाए थे, उन्हें पूरी तरह से उन्हें हरा नहीं पाए थे, लेकिन ठीक है, फिर भी उन्हें थोड़ा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हराया गया था।
औरंगजेब के अंडर क्या हुआ, मुगल फोर्सेस ने उसे कैप्चर कर लिया दोबारा से और चेरोज को बिल्कुल ही हटा दिया। ये जो ट्राइब थी ये मिक्स कर ली गई नॉर्मल लोगों में। ठीक है, अगर हम मुंडाज और संथाल की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट थे कहाँ, उड़ीसा और बंगाल में। ठीक है, तो ये देखो मुंडाज और संथाल कहाँ है, ये ने उड़ीसा और बंगाल में। यहाँ पे देखो ये रहे मुंडास। ठीक है, ये थोड़ा बंगाल वाले इलाका था पहले का। ठीक है, और उड़ीसा यहाँ पे पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे मेंशन इतना नहीं है क्योंकि एक तो ये पुराना मैप है, यानी कि स्टेट से पहले का मैप है। चलो कोई नहीं, हम आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे देखो क्लान क्या होता है। अब देखो क्लान इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। कि मतलब ये जब बच्चे हैं किसी कॉमन एंसेस्टर के, जैसे मैंने बताया था ना कि वो ए जो है, ठीक है, ए के बच्चे हैं और तो कॉमन एंसेस्टर तो है इनके। ठीक है, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लान लॉयल्टीज, यानी कि हमारा एक एंसेस्टर है कोई, ठीक है, उससे वो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो उनके में क्लान के बेसिस पे डिवाइडेड कहीं ना कहीं ज़रूर होते थे। ठीक है, अगर हम इसके आगे चलें तो महाराष्ट्र की हाईलाइन में कौन है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में, ये भी आप मैप में देख चुके हो। महाराष्ट्र में और कर्नाटका में आपको कोलीज, बेराड्स, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कोलीज और कहाँ रहते थे, गुजरात के एरियाज़ में भी रहते हैं। और जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी जो साउथ में रहती है वो कौन से, कोराग्स, वेतराज, मारवाराज। ठीक है, तो ये सब लोग कहाँ रहते हैं, ये सब लोग रहते हैं साउथ में। तो आपने अभी ये देखा है कि स्टेट के अकॉर्डिंग कौन कहाँ कहाँ रहता है। अभी हमने ज़्यादा कुछ इनके बारे में नहीं पढ़ा है। देखो बिल्स, ये क्या है, भील लोग हैं। जो भील लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, रात में डियर का शिकार कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ज़्यादातर जो भील्स लोग थे कहाँ थे, वेस्टर्न इंडिया में और सेंट्रल में। वेस्टर्न यानी कि जब आप ऐसे मैप देखते हो तो ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो वेस्ट में यहाँ यानी कि इस साइड इंडिया के और सेंटर में यानी कि यहाँ पे। ठीक है, ये भील्स लोग ज़्यादातर रहते थे। ठीक है, 16th सेंचुरी तक ये एक एग्रीकल्चर सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट हो गए थे और कुछ लोग तो ज़मींदार भी बन गए थे। ज़मींदार कौन थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी और वो टैक्स कलेक्ट करते थे गरीब किसानों का, तो वो इतने भी डेवलप हो गए थे। तो जो भील लोग थे, भील क्लास थे, ये कुछ इनमें से कुछ लोग हंटर गैदरर्स भी रहे, यानी कि इकट्ठा करके खाने वाले थे भी रहे। ठीक है, अगर हम गोंडास की बात करें तो ये भी बहुत बड़े नंबर पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो अभी भी हम जनजातियों के छोटे छोटे इंट्रोडक्शन को ही देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं व्यापारी, उनके चेन है जो कि इंडिया को कनेक्ट करते थे पूरी दुनिया से। जैसे आपको पता है कि इंडिया से सामान जाता था अफगानिस्तान के रास्ते से काबुल, जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, काबुल से बाहर जाता था और काबुल से सामान फिर इंडिया भी आता था। तो ये सब बाहर वाली कंट्री से यही तो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले व्यापारी ही तो कनेक्शन करवाते थे। इसके अलावा क्या है, आप देखोगे जो कैमल है, जो ऊँट है, उनके जो बैक है वहाँ पे, यहाँ पे देखो नट्स वगैरह ये लदे हुए हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, जो सेंट्रल एशिया के जो ट्रेडर्स हैं वो कुछ सामान लाते थे इंडिया से और कुछ सामान ले जाते थे इंडिया से, यानी कि कुछ लाते थे इंडिया में और कुछ ले जाते थे इंडिया से। ठीक है, और इनमें स्पेशली कौन थे, बंजारा जो लोग हैं, जो आपने बंजारा काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग में भी सुना था, बंजारा ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये जो सॉन्ग्स वगैरह हैं, क्या है, बंजारा कौन लोग होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक है, उसकी धुन में दिल बंजारा, समथिंग लाइक दैट। हाउ नोमाड्स एंड मोबाइल पीपल लिव, कैसे वो नोमाड्स और मोबाइल पीपल रहते थे, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं वो रहते कैसे थे। जो नोमैडिक पास्टोरलिस्ट होते हैं, यानी कि पास्टोरलिस्ट यानी कि वही जो लोग पशुओं को अपने पास रखते हैं, पशुपालक होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपने एनिमल्स को साथ में लेके जाते हैं, उनके दूध से या फिर उनके मिलने वाले बाकी सारे प्रोडक्ट से अपना काम चलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो एक्सचेंज क्या करते हैं, यानी कि जो नॉर्मल लोग रहते हैं, मान लो वो एक जगह से बी जगह गए, तो यहाँ पे कुछ लोग पहले से सेटल होंगे, यहाँ पे भी कुछ लोग पहले से सेटल होंगे। अब ये जो ट्राइब है ये क्या करती है, ये तो हर जगह घूमती रहती है। ठीक है, तो ये लोगों को क्या देती थी, वूल, घी, ये सब देती थी, और ये लोग इन्हें क्या देते थे, कपड़े देते थे, बर्तन देते थे या फिर कोई और प्रोडक्ट, ऐसे ही एक्सचेंज वगैरह चलता रहता था इनका। ठीक है, और फिर ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते थे, ट्रांसपोर्ट करते रहते थे, जाते रहते थे, ट्रांसपोर्ट करते रहते थे और अपने जानवर को भी अपने साथ लेके जाते थे। अगर आप बात करो नोमैड्स की और इटिनेरेंट ग्रुप्स की, तो ये लोग कौन होते थे, ये लोग वंडरिंग पीपल होते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले होते थे। वन पास्चर टू अनदर पास्चर से ये जाते रहते थे। ठीक है, इसके अलावा क्या था, ये
इटरेंट ग्रुप्स क्या होते हैं, जो कुछ क्राफ्ट पर्सन होते हैं, यानी कुछ बनाने वाले जो लोग होते हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। पैडलर्स, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, जैसे आपने देखा होगा ना कुछ तमाशा करने वाले लोग आपको कभी कभी सड़क पे दिख जाते होंगे, रेयरली दिखते हैं बट हाँ दिख जाते होंगे, कभी आपने देखा हो, कभी आप स्कूल बस से जा रहे हो, आ रहे हो, तब आपने देखा हो, ठीक है। तो जो एंटरटेनर्स होते थे या फिर कुछ बनाने वाले होते थे, जब ये लोग ट्रैवल करते हैं या फिर उन लोगों के जो ट्रैवलिंग के ग्रुप होते हैं, इन्हें इटिनेरेंट्स कहते हैं। और जो नोमैड्स होते हैं वो तो घुमक्कड़ होते ही हैं, यानी कि उन्हें हिंदी में घुमक्कड़ भी कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। बंजारास की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स थे ये, यानी कि घूमने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग थे, ठीक है, यानी कि जिन्होंने अपने आप को बहुत डेवलप किया। इनके जो कैरावैन होते थे उन्हें तांडा कहते थे। कैरावैन क्या होता है, आपने देखा पढ़ा होगा पहले भी, कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इनकी कुछ गाड़ियाँ होती हैं, कुछ इनके वो होते हैं, यानी कि कुछ इनके ऐसे सिस्टम होते हैं कि टेंट वगैरह अपने साथ लेके चलते हैं, ठीक है। वो अपने उन बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े उन घोड़े गाड़ी वगैरह में अपना सारा सामान लेके जाते हैं, तो उन कैरावैन्स को क्या कहते हैं, तांडा कहते हैं, ठीक है। जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो उसने वो बंजारों का यूज़ करता था किस काम के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ग्रेन्स को, अनाज को एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक मार्केट से दूसरे मार्केट भेजने में बंजाराओं की हेल्प करता था, बंजाराओं से हेल्प लेता था, ठीक है। अगर हम एम्पायर जहांगीर की बात करें तो उसने लिखा भी है उसकी मेमोरीज़ में कि जो बंजारे लोग हैं वो बुलक पे घूमते रहते हैं, अपने साथ बुलक्स लेके आते हैं, बैल लेके आते हैं और टाउन्स में बेचते हैं, ठीक है। और वो ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जब कोई भी आर्मी का मिलिट्री कैंपेन होता था, यानी कि जब मुगल लोग कहीं सेना के साथ जाते थे तो ये बंजारा लोग और ऐसे जो ट्राइबल पीपल्स होते थे ये इनकी सामान लाने ले जाने में मदद करते थे, क्योंकि एक तो इन्हें आदत होती थी, ठीक है, ऊपर से जो सेना है उसे काफ़ी सारा सामान चाहिए होता है, तो ये लोग लेके आ सकते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास लगभग 100,000 जितने बैल होते थे जिसपे सामान वगैरह लाद के लेके जाया जा सकता था, ठीक है। अगर आप बंजाराओं की बात करो तो एक पीटर मुंडे हैं जो कि एक इंग्लिश ट्रेडर है, यानी कि अंग्रेज़ व्यापारी हैं, जो 16वीं सेंचुरी की शुरुआत में यहाँ पे आए थे। और उन्होंने लिखा है बंजारास के बारे में, क्या जो भी उन्होंने देखा, अभी उन्होंने देखो क्या देखा है, इन्होंने ये समझाया यहाँ पे आके कि ये जो लोग थे ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करते थे। ये जो तांडा लोग होते हैं ये आते हैं और इनके साथ लगभग 14,000 बैल होती हैं, ठीक है, जिनमें सामान वगैरह लदा होता है वीट का और राइस का, ये सारी चीज़ें। जो ये बंजारा लोग होते हैं अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ भी घूमते रहते हैं, मतलब हमेशा इन्हीं के साथ घूमते हैं, यानी कि इनका कोई सेटल घर होता ही नहीं है। इनमें बहुत सारी फैमिली होती है एक तांडा में, ठीक है। इनकी जो लाइफ है वो सिमिलर है जैसे कि कोई व्यापारी हो जो कंटिन्यूसली ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। इनकी खुद की बैल होती है, यानी कि खुद के मालिक होते हैं, खुद की अपनी बैलों के मालिक होते हैं। कुछ लोग मर्चेंट्स होते हैं, यानी कि खुद में व्यापारी होते हैं ज़्यादातर तो, लेकिन कुछ लोगों को हायर करा जाता है, यानी कि कुछ व्यापारी लोग हायर कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि जो बाबर का जो मुगल का एक शासक था वो बंजाराओं की हेल्प लेता था ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो कभी कभी ये हायर्ड होते हैं, यानी कि किसी के लिए काम करते हैं किराए पर, ठीक है, ज़्यादातर वरना खुद ही व्यापारी होते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो सामान लेके जाते थे जो एक जगह पे चीप हो, यानी कि सस्ता हो। अगर आप बात करो तमिलनाडु, मतलब हमारे केरल, जब मैं ये बनाती हूँ यानी कि इंडिया के साउथ की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे केरला वाला रीजन है, यहाँ पे मसाले बनते हैं, तो यहाँ पे मसाले काफ़ी सस्ते हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करो तो वही मसाला जो यहाँ पे लगभग 10 रुपये का होगा, शायद उत्तर प्रदेश पहुँचते पहुँचते 100 रुपये का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सस्ता है, यहाँ पे वो महंगा है। तो ये लोग ट्राइब्स क्या करते थे, यहाँ से मसाले लेंगी, ले जाएंगे चलाते चलाते, खुद तो जाना है ही ना, ट्रैवल तो करना ही है, यहाँ पे जाके ना बेच देंगे बड़े महंगी उसमें, ठीक है। फिर यहाँ से कोई चीज़ ऐसी लेंगी, मान लो यहाँ गन्ना मिलता है, यहाँ गन्ना 10 रुपये का है, तो यहाँ जाके उसकी वैल्यू 100 रुपये की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से गन्ना उठाएंगे और यहाँ पे पहुँचा देंगी। तो इससे क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे सस्ता सामान मिलता है वहाँ से लेके जहाँ महंगा हो जाता है वो वहाँ पे बेच दिया करते थे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा दिखाया गया है कि वो अपने, ठीक है, ये सब तो हमने देख लिया। लगभग 600 से 700 आदमी इनके साथ हमेशा होते थे और एक दिन में सिर्फ ये 6-7 माइल ही चलते थे अगर मौसम ठंड का है तो, वरना तो और कम ही चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जहाँ पे भी पहुँचते थे वहाँ पे अपने जो चारागाह होते थे उनमें अपने जानवरों को खुला छोड़ देते थे चराने के लिए, और खुले में वो चढ़ते रहते थे आराम से, कोई उन्हें रोकता नहीं था, क्योंकि सब लोग को पता था भाई उनका ट्रेडिशन ऐसा ही है, तो उन्हें पूरी फ्रीडम दी जाती थी। इसके अलावा क्या दिया गया है कि जो ये पास्टोरल लोग होते हैं, इनके जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ जानवरों को पालते हैं, ठीक है, उन्हें बेच भी देते हैं या फिर उनके सामानों को, इन सबको बेच देते हैं किसी समृद्ध व्यक्ति को, यानी कि जिनके पास पैसा होता है उन लोगों को ये अपने जानवर बेच देते थे। कुछ और डिफरेंट कास्ट के लोग भी हैं जो पैडलर्स हैं। पैडलर्स यानी कि जो और एक जगह से दूसरी जगह सामान पर डोर टू डोर जो सामान वगैरह देते हैं, तो ये लोग भी इनके साथ ट्रैवल करते थे गाँव से गाँव। क्या क्या बनाते थे, रोप बना दी, रीड्स बना दी, स्ट्रो मैटिंग बना दी, कोर्स सैक्स बना दी, यानी कि बोरे वगैरह
वगैरह बना दिए, रस्सियाँ बना दी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें बना दी, या फिर वो होती हैं बांस की टोकरियाँ होती हैं वो बना दी और बना के एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाते थे। कुछ जो मेडिकेंट्स होते थे यानी कि बैगर वगैरह होते थे, ये भी एक वेंडरिंग मर्चेंट्स की तरह रिएक्ट करते थे, यानी कि जैसे घूमने वाले व्यापारी हों, इस तरह से शो करते थे। कुछ कास्ट ऐसी थी, देवर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स, यानी कि एंटरटेनर्स की कास्ट थी, जो मैंने आपको बताया कि आपने तमाशा दिखाते हुए लोग देखे होंगे, जो तमाशा दिखाते थे, जो कि अलग अलग डिफरेंट टाउन्स में क्या करते थे, अपनी परफॉर्मेंस करते थे और अपनी जीविका उससे चलाते थे। ठीक है, तो ये सब लोग इस तरह से ट्रैवल करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्रोकोडाइल दिखा रखा है। कैसा क्रोकोडाइल है? ये ब्रोंज का क्रोकोडाइल है। किसने बनाया है? उड़ीसा के कुटिया कोंड ट्राइब ने। ठीक है, इस ट्राइब का बनाया हुआ ये क्या है, एक क्रोकोडाइल है जो इन्होंने बेचा होगा बाद में। जैसे मैंने कहा ना, पैडलर्स आते हैं, ये पैडलर लोग ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, साथ में कुछ आर्टिशियन वगैरह भी इनके साथ घूमते रहते हैं। अगर आप बात करो चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज की, किस तरह से नई कास्ट और हायरार्कीज बदलने लगी थी। ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम आगे ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बात करी जा रही है कि एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ द सोसाइटी ग्रो, जैसे कि सोसाइटी के जो नीड्स हैं ये सब ग्रो हुआ, यानी कि बढ़ा, और इकोनॉमी बढ़ती चली गई, तो नई स्किल्स की ज़रूरत होने लगी। जैसे ही नई स्किल्स की ज़रूरत होने लगी तो वो जो वर्ण ट्रेडिशन था ना ब्राह्मणों का सेटअप करा हुआ, 2-4 इन्होंने हमारे वर्ण बांट दिए थे, उनके अंदर भी इन्होंने कास्टों को डिवाइड कर दिया, जिन्हें नाम दिया जातीज़ का। ठीक है, वर्ण के अंदर भी क्या आ गई, जाति आ गई। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें वैश्यों की, तो उनमें एक बनिया जाति हो गई, और भी जातियाँ होती होंगी। ठीक है, तो ऐसे इनके अंदर भी जातियाँ होती होंगी। जैसे ब्राह्मणों की बात करें तो कुछ भारद्वाज हो गए, कुछ शर्मा, कुछ और भी वशिष्ठ वगैरह, तो ये अलग अलग जातियों में क्या हो गए, इन्हीं वर्णों के अंदर जातियाँ डिवाइडेड होने लगी। ठीक है, वो किसके बेसिस पे, स्किल्स के बेसिस पे होने लगा। अब जो नया सिस्टम था वो किसी कास्ट के बेसिस पे, वो किसी वर्ण के बेसिस पे नहीं था, बल्कि जातियों के बेसिस पे बनने लगा। ठीक है, स्टेटस इनका। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है, कुछ स्पेशलाइज जो आर्टिशन होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे शिल्पकार, कुछ ऐसे हाथ से काम करने वाले लोग जो स्पेशल किसी काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे स्मिथ हो गए, जैसे ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार, गोल्ड स्मिथ होता है, सुनार, जो ये सारे लोग हैं अपने काम के बेसिस पे डिवाइड होने लगे। कारपेंटर्स, बढ़ई और मैसन, यानी कि जो मिस्त्री वगैरह काम करते हैं, हमारे घर वगैरह बनाते हैं, तो इन सबके भी काम के आधार पर इन्होंने जातियाँ सेपरेट कर दी। ठीक है, ब्राह्मण्स ने। ठीक है, अब क्या है, जो सोसाइटी बनने लगी, ऑर्गेनाइज होने लगी जाति के बेसिस पे, जो मैंने आपको अभी बताया।